बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज ऑलमोस्ट हमारा लास्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक पे। और हमारे पास डिस्कशन करने के लिए जो बातें मौजूद हैं उनमें एक डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैलोरीमीटर का। और सेकंड डिस्कशन हमारे पास होगा बॉर्न हैबर साइकिल का। इसमें हमारे पास ये 9.6.1, 0.2, 0.3 और 0.4 का डिस्कशन होगा। तो आइए चलते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बात शुरू करेंगे हम लोग कैलोरी मीटर से। तो आज का लेक्चर कंपैरेटिवली पिछले लेक्चर से थोड़ा सा शॉर्ट होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी बातें डिस्कस करने के लिए मौजूद ही नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कैलोरी मीटर का। तो देखिए, कैलोरी मीटर का डिस्कशन जब भी हम लोग करते हैं तो कैलोरी मीटर के हवाले से एक बात आप लोग अपने जहन में रखें कि कैलोरी मीटर नाम है इंस्ट्रूमेंट का, और जिस नॉलेज की बिहाफ पे हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस नॉलेज को हम लोग नाम देते हैं कैलोरी मीटर। आप लोगों ने अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है इससे पहले, तो आपको आइडिया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जिनमें एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। जब फिजिकल मेथड की बात आती है तो हम लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, पीएच मीट्री, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, सिमिलरली कैलोरीमीट्री। तो कैलोरीमीट्री इज जस्ट टेक्निक, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ अ टेक्निक और जस्ट अ नेम ऑफ नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज है? कैलोरी मीटर बेसिकली हमें रेफर करता है कि मेजरमेंट ऑफ measuring of heat of a chemical reaction of a chemical reaction by measuring the temperature change, by measuring the temperature change। इस तरीके से कैलोरीमीटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कैलोरीमीटर इज अ साइंस which help us to measure the heat of a chemical reaction by the measurement of the temperature change. This science is named as calorimeter, calorimetry. Now, the device which is used for this measurement is named as calorimeter. The device which is used for this measurement is named as calorimeter. Now, how one can define the calorimeter? It is a device that measures the heat flow, that measures the heat flow, or that measures the heat change of chemical reaction. You can name it in that way also. तो बेसिकली कैलोरी मीटर का क्या नाम है? कैलोरी मीटर का काम ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये उसको मेजर करता है वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर और इट टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस बिहाफ पे हमारे पास कैलोरी मीटर की बनती हैं दो टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैलोरी मीटर, अगर टाइप्स ऑफ कैलोरी मीटर हम लोग अभी बताएं आपको तो दो टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एसएलओज की बिहाफ पर हैं कि एसएलओज में लिखा था कि भाई कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज, तो इंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन की बात करें तो फिल वक्त मैं आपसे ये कहूंगा कि जो इंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन है वो दो तरीके से हो सकती है। नंबर वन इज थियोरेटिकली एंड सेकेंड वन इज दी
एक्सपेरिमेंटली। अगर बात थ्योरेटिकली की हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे हैज़ेस लॉ, क्योंकि हैज़ेस लॉ में कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है और हमारा प्रीवियस लेक्चर हैज़ेस लॉ को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फिर बात आती है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली द इंथैल्पी चेंज कैन बी मेजर्ड बाय द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर हमारे पास होते हैं दो तरीके के। अब यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं टाइप्स, और फिर टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर की बात करें तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द कैलोरीमीटर is the glass calorimeter. Glass calorimeter. And the second one is named as bomb calorimeter. जी, bomb calorimeter. अब इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिस्कशन है, तो देखें फर्क बहुत ही बेसिक सा है और एक लाइन का है। इनकी वर्किंग, इनकी एप्लीकेशन सिर्फ सब की सब एक लाइन में आप समझ सकते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर को अगर आप मेंशन करें तो ग्लास कैलोरीमीटर में हम लोग ये कहते हैं कि जब भी बात होगी ग्लास कैलोरीमीटर की, ग्लास कैलोरीमीटर, तो ग्लास कैलोरीमीटर में आपको दो बातें जहन में रखनी है। पहली बात जहन में ये रखनी है कि दिस कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड enthalpy of neutralization. Standard enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। तो ग्लास कैलोरीमीटर का काम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है जी, और ये मेजर भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को करता है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड नॉट भी मेंशन कर दूं मैं स्टैंडर्ड। तो देखें जी, ग्लास कैलोरीमीटर की जब बात होती है तो हम याद करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने कांस्टेंट वॉल्यूम को और एक पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर को। ग्लास कैलोरीमीटर में डिस्कशन होता है कांस्टेंट प्रेशर का। किस चीज़ का डिस्कशन होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर को। कांस्टेंट प्रेशर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरीके से होती है कि वी नीड अ थर्मली insulated container. We need a thermally insulated container with a thermometer. With a thermometer और साथ में एक रॉड स्टिरर के तौर पे काम करेगी यहाँ पे, ताकि वो जो इंथैल्पी चेंज है उसको टोटली इक्वली जिसे बोलते हैं ट्रांसफर कर सके। ऐसी सिचुएशन में जो डिस्कशन होता है वो कॉफी कप कैलोरीमीटर का होता है। कॉफी कप कैलोरीमीटर का नाम देते हैं इसे, कॉफी कप कैलोरीमीटर, क्योंकि ये कॉफी कप की तरह होता है दिखने में। अगर आप लोग कॉफी मग्स यूज करते हैं, स्पेशली जो इंसुलेटेड मग्स होते हैं, जिनको ट्रैवल मग्स भी नाम दिया जाता है, अगर आप वो यूज करें तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। फिर भी अगर तस्वीर में आप लोगों को दिखाऊं तो ये तकरीबन कुछ इस तरीके से बनती है इसकी तस्वीर। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया ग्लास कैलोरीमीटर।
इस ग्लास कैलोरीमीटर में आप देख सकते हैं जो बात ऊपर हमने कही थी एज इट इज वही बात हो रही है कि एक इंसुलेटेड कंटेनर है। ये इंसुलेटेड कंटेनर मौजूद है जिसमें एक थर्मामीटर मौजूद है और एक स्टिरर मौजूद है। ठीक है जी। ये आपके पास कांस्टेंट प्रेशर कॉफी कप कैलोरीमीटर होता है जिसको आप लोग ग्लास कैलोरीमीटर का भी नाम दे सकते हैं। अब ऐसे कैलोरीमीटर्स में जब भी आप डिस्कशन करते हैं इंथैल्पी कैलकुलेशन का, इंथैल्पी चेंज की डिटर्मिनेशन का, तो इंथैल्पी चेंज के लिए आपके पास बनती है बात एम सी डेल टी। देखिए यहाँ पे मास ऑफ द सैंपल भी इम्पॉर्टेंट होता है और स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर तो होता ही है। ठीक है जी। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ पे Q से मुराद है हीट, M से मुराद है मास ऑफ रिएक्टेंट, C से मुराद है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन का जिक्र पहले लेक्चर में मौजूद है। आप लोग चाहें तो पहले लेक्चर को जाके देख सकते हैं रिकॉल करने के लिए, लेकिन ये इतना कोई मुश्किल डिस्कशन नहीं है। स्पेसिफिक हीट की बात होती है तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ठीक है जी। और उस बिहाफ पे स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने डिस्कशन पहले लेक्चर में भी किया था। अब अगर इस बात को अपने सामने रखें, और जैसे मैंने कहा कि हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट जो है थ्योरेटिकली एंड पर है, तो हम साथ साथ इसके फिर न्यूमेरिकल्स भी अब डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पास ये बात थी कि हमें थ्योरी बहुत डिस्कस करनी थी, अगर न्यूमेरिकल में हम आगे बढ़ जाते तो फिर हम यही डिस्कशन करते रह जाते, हम पढ़ ही नहीं पाते प्रॉपरली, फिर हमारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो जाते। तो फिल वक्त आपके सामने एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर NaOH न्यूट्रलाइजेस 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं साथ में बताता चलूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH यहाँ पे मेंशन है और वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। आगे बात पढ़ें तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये बात हो रही है। ठीक है जी। फर्दर आप देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि यूज दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन मींस न्यूट्रलाइजेशन। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो ग्लास कैलोरीमीटर का डिस्कशन होगा। Using a calorimeter, specific heat of water is 4.2 joules पर ग्राम पर केल्विन। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट मेंशन कर दी गई है। ठीक है जी। अब फर्दर आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और कैसे कैलकुलेशन हो सकती है। तो आप अगर सबसे पहले फॉर्मूले को देखें, जो फॉर्मूला आपके पास मेंशन है भाई, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो आप लोग यहाँ पे मुझे बताएं कि कौन सा डिस्कशन यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, यानी कि किस तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सकता है कि हमारे पास हीट तो कैलकुलेट करनी ही है, क्यों हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मास हमें गिवन नहीं है। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास मौजूद है, कितनी मौजूद है, 4 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। और फिर टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर यहाँ पे आप देखें तो टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है भाई 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जब रिएक्शन हो रहा था। फर्दर भाई टेम्परेचर में क्या चेंज आया, यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई फर्दर टेम्परेचर मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये फेडरल बोर्ड की बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर
जो न्यू टेम्परेचर है वो मेंशन नहीं, कोई बात नहीं। हम जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है बुक की, कोई इशू की बात नहीं। हम जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो अगर देख लें, यहाँ पे आपको बता दें कि भाई टेम्परेचर रेज इन टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया, और ये बता दें कि भाई टेम्परेचर रेज होके हो गया 31.9 डिग्री सेल्सियस, जो एक्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से है। ठीक है, जो चेंज इन टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास दो टेम्परेचर हो गए, स्पेसिफिक हीट मौजूद है, क्यू हमें कैलकुलेट करना है। एम की जहां तक बात है, तो एम के लिए हमारे पास देखें वॉल्यूम गिवन है HCl का, और वॉल्यूम गिवन है हमारे पास NaOH का। अब इन दोनों वॉल्यूम को मिक्स करें, क्योंकि स्पेसिफिक हीट भी कहाँ पे क्या डिस्कस हो रही है, स्पेसिफिक हीट वाटर की डिस्कस हो रही है ना, तो ये दोनों मिलके तो न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे। अगर आप ये देखिए इक्वेशन HCl प्लस NaOH, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन का जिक्र हुआ था पिछले लेक्चर्स में। तो न्यूट्रलाइजेशन वाटर फॉर्मेशन पे डिपेंड करता, तो ये तो वाटर बना देंगे। तो अगर ये 50 ml सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, तो 50 ml HCl और 50 ml NaOH है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास ये कितने ml वाटर बनेगा, 100 ml, क्योंकि NaCl तो सॉल्ट है, और ये जो डिजोल्व सॉल्ट होगा ये एक्वस होगा। ठीक है, ये वाटर के अंदर मौजूद होगा। तो भाई 100 ml का हमारे पास वाटर बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज को हम लोग यूज करेंगे, और एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है। डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत ही आसान सवाल है ये, 9-10 में बच्चों को बात याद हो जाती है कि होती है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी हमारे पास 1 है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे अगर बात को देखें, तो डेंसिटी हमारे पास 1 है, मास हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमारे पास 100 है, तो मास कितना बनेगा, मास भी तो हमारे पास फिर 100 आ जाएगा, 100 ग्राम्स आ जाएगा। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना बन रहा है, 100 ग्राम। ठीक है जी, मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना बन रहा है, 100 ग्राम्स। टेम्परेचर की बात कर लें, टेम्परेचर इनिशियली हमारे पास था T1 was 25 डिग्री सेल्सियस, T2 was 31.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो सीधा सीधा इसका डिफरेंस अगर हम लें, तो 31.9 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंस हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट कितना, 6.9 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे हमारे पास बात ये बनती है कि जब स्पेसिफिक हीट की बात हो रही होती है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों को वन वन कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिक हीट की, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो हम केल्विन में बात करें या डिग्री सेल्सियस में बात करें, बात एक ही रहेगी। तो हम 6.9 डिग्री सेल्सियस को एज इट इज हम 6.9 केल्विन भी कह सकते हैं। ये नहीं कहा कि लाजमी है कहना, कह सकते हैं। या फिर आप अपने वही पुराने तरीके पे अगर चलें, तो जो हमारा पुराना तरीका होता है वो क्या होता है कि भाई पहले हमने 31.9 को 273, ये हमारे पास बात बनी 304.9, और फिर 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया, ये कितना बना 298। तो ये बना 304.9 माइनस 298, ये फिर बना 6.9। तो बात वही हो गई जैसे ऊपर कहा गया था। तो यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि हमारे लिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई फॉर्मूला आपके पास आया, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम की वैल्यू बनी 100 ग्राम्स, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी,
4.2 और चेंज इन टेम्परेचर 6.9, इन सब को कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू हीट की कितनी बन रही है, 2.9 एक्सपोनेंट 3 जूल्स, 2.9 एक्सपोनेंट 3 जूल्स, ये आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट चेंज। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। लेकिन क्वेश्चन देखें आप, क्या लिखा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन यूजिंग कैलोरीमीटर। अब हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा जूल्स पर मोल पे डिस्कस किया जाता है। किस पर डिस्कस किया जाता है, जूल्स पर मोल्स पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ जूल्स की बात हो रही है, मोल्स पे तो डिस्कशन आया ही नहीं है। तो पहले तो हमें मालूम करना होगा कि ये HCl के और NaOH के मोल्स कितने हैं। मोल्स पता चल जाएंगे तो भाई जूल्स हमें मालूम है, जूल्स को डिवाइड कर देंगे मोल से, काम हो जाएगा। अभी तक हमारे पास जो डिस्कशन हुआ है वो जूल्स का हुआ, लेकिन जो इंथैल्पी होती है वो हमेशा जूल्स पर मोल की होती है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ मास पे तो, अमाउंट ऑफ मैटर पे तो डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी। तो हमें मोल्स को कैलकुलेट करना जरूरी, तो पहले हम मोल्स देखेंगे। तो जितने मोल्स HCl के होंगे उतने ही मोल NaOH के होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर NaOH और 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर HCl। चलें, मोल्स ऑफ NaOH की बारी, मोल्स ऑफ NaOH। चूंकि ये जो 50 सेंटीमीटर क्यूब है ये सेंटीमीटर क्यूब है यानी मिलीलीटर है, तो इसको हमें डिवाइड करना जरूरी है किससे, 1000 से। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 1। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है, 1। तो मोल्स की वैल्यू क्या बनी, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसा ही होता है ना कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब मोलैरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोलैरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब मोल्स निकालने हैं। मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम चूंकि, सिंस वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तो फॉर्मूला हो गया N इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि बना 0.05 मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना भाई, तो दोनों हो गए 0.05। ठीक है, तो जब ये 0.05 हुआ तो अब ऊपर हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसका एक काम ये भी था कि हम मोल्स को कंपेयर कर सकें, क्योंकि मोल्स तो हमेशा कोफिशिएंट बिहाफ पे पढ़े जाते हैं। कोफिशिएंट बिहाफ, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे करते हैं अभी देख लें। मोल रेशियो तो याद होगा ना भाई, अगर ये HCl इस वक्त 1 मोल है, NaOH कितना हो गया 1 मोल, NaCl कितना हो गया 1 मोल, H2O कितना हो गया 1 मोल, ऐसे उतना आप मोल रेशो पढ़े। अगर HCl 0.05 है तो NaCl कितना होगा 0.05, वाटर कितना होगा 0.05, NaOH कितना होगा 0.05। क्योंकि मोल रेशो देखे ना 1:1 का रेशो, इस दोनों का 1:1 का रेशो, तो ये अगर 0.05 है तो ये भी 0.05 होगा, ये अगर 0.05 है तो ये भी 0.05 होगा और ये भी 0.05 होगा, क्योंकि सबका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 बन रहा है। तो अब हमारे पास जूल्स की वैल्यू मालूम थी, मोल्स की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर विल रिलीज कितनी, 2.9 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 0.05।
तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, 5.8 एक्सपोनेंट 4 जूल्स पर मोल, और किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा 58 किलो जूल्स पर मोल। ऐसा ही है, हमारे पास ये बात आ गई कि हीट इज इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर इज -58 किलो जूल्स पर मोल। Why I am using the negative sign? Because the negative sign is representing the heat is evolved. This is the answer for the question. Enthalpy is always discussed for the amount, extensive property। तो सवाल के अंदर हीट कैलकुलेट करके फारिग नहीं बैठ जाना कि यार ये तो फॉरन हो गया, मैं तो जीनियस हूँ। मोल्स का डिस्कशन भी लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। एक सवाल और मैं यहाँ पे अगर शो करूँ, हाँ, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं सवाल के अंदर मेंशन है कि 87.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 molar HCl is mixed with 25 centimeter cube of 0.35 molar NaOH in a calorimeter. Complete neutralization occurs. The temperature of the calorimeter changes from 25 degrees Celsius to 26.07 degrees Celsius. Use this data to determine heat of neutralization for the reaction. तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए सवाल सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है जी। आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से कैलकुलेट करने में कोई इतनी परेशानी नहीं होगी, सेम मेथड यूज़ होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद जो है इसका जो भी आंसर बने काइंडली वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर का डिस्कशन होता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलोरीमेट्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डन बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। ये इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ enthalpy of combustion। enthalpy of combustion, आप इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात करें, चाहे वो फूड हो, फ्यूल हो, कोई हाइड्रोकार्बन हो, कैसा भी सब्सटेंस हो, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के तहत हम लोग डिटरमिन करते हैं, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज फॉर द पर्पस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है जी। ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे काम करता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग वेसल मौजूद होता है इसमें जिसको बॉम्ब कहा जाता है, तभी इसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक सील्ड बॉम्ब है, एक एरिया है, एक पर्टिकुलर जो है पार्ट है जिसको हम लोग बॉम्ब का नाम देते हैं, तभी इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर की वर्किंग आप लोगों के सामने मौजूद है कि यहाँ पे सीधी सी बात, ये एक स्टिरर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर यहाँ पे मेजर करेगा टेम्परेचर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इग्निशन वायर। इग्निशन वायर की क्या जरूरत है, बेसिकली यहाँ पे जो मटेरियल है, जो भी सील्ड बॉम्ब के अंदर मटेरियल है उसको इग्नाइट करना है, उसको स्पार्क देना है ताकि कंबस्शन स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये इग्निशन वायर मौजूद है, ठीक है।
फिर ये सील्ड बॉम्ब के अंदर वो सैंपल मौजूद है, ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है। सैंपल कप में देख लें आप, ये सैंपल कप है वो कप है जिसके अंदर आपका सैंपल मौजूद होगा। जो भी वाटर रिलीज होगा वो यहाँ पे आता जाएगा। इस तरीके से वर्किंग होगी। अब इसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन है हीट की वो सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से की जा सकती है, जो कि है एम सी डेल्टा टी। अब एम सी डेल्टा टी इसमें अगर एक एग्जांपल ले ली जाए किसकी, बॉम्ब कैलोरीमीटर की, तो ये क्वेश्चन देखिए कि 1.8 grams of glucose is burned in a bomb calorimeter in the presence of oxygen at pressure of 25 atmosphere. At 25 degrees Celsius, the temperature of water rises to 31.52 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आपके पास मौजूद है। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। ठीक है जी, तो आप इजीली चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। हीट कैपेसिटी 4.32 इजीली यहाँ पे मौजूद है। अब आपने बस क्या काम करना है, ये जो मोल मास दिया हुआ है सैंपल ऑफ ग्लूकोज का, इसको यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करके आप फर्दर काम कर लेंगे अपना। अब एक बात मैं आपको मजीद बता दूं, जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिस्कस किया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं किया जाता। बॉम्ब कैलोरीमीटर कब पढ़ा जाता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। सही। अब मैं आपको क्या बताने चला था कि जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात आती है तो मास ऑफ सैंपल की कोई अहमियत नहीं होती। सैंपल आप थोड़ा रखो, ज्यादा रखो, जितना भी अवेलेबल आपके पास सील कप में आ सकता है, सैंपल कप में आ सकता है, उसमें आप सैंपल रख देते हो। तो ये जो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, ये बन जाता है Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। अब बात ये बनती है कि अगर Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी पे आपकी पूरे न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन बन सकती है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मास ऑफ द ग्लूकोज सैंपल क्यों मेंशन, तो वो आपको आगे चल के पता चलेगा। अब देखें, हमारे पास T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, T2 बन रहा है 31.52। अब 31.52 को माइनस करें किससे, 25 से, तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना बनता है, 6.52 डिग्री सेल्सियस, और यही बनेगा 6.52 केल्विन के बराबर। तो ये हो गया 6.52 केल्विन। ठीक है जी। अब बात आगे बढ़ी, Q इज इक्वल टू सी डेल टी। सी आपके पास हो गया 4.321, डेल टी हो गया 6.52। तो ये आपके पास कैलकुलेट होके बनता है 28.1729 किलो जूल्स। ठीक है, अब ये किलो जूल्स क्यों बना, पिछले क्वेश्चन में जो हमने ग्लास कैलोरीमीटर में सॉल्व किया था उसमें तो जूल्स बना था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप देखिए कि जो स्पेसिफिक हीट आपको मेंशन है वो 4.321 किलो जूल्स पर केल्विन मौजूद है। जबकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इस पे आप देख लें 4.2 जूल्स मौजूद। ठीक है, और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ग्राम मेंशन है। ग्राम मेंशन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मास की जरूरत है, यहाँ पे ग्राम मौजूद नहीं है। ये एक इंडिकेशन है कि अभी जो मास आपको दिया गया है इसको आपने क्यू की कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करना। ये पूरी क्लियर इंडिकेशन है। ये यूनिट इसलिए तो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हम बच्चों को बोलते हैं भाई यूनिट नहीं लिखा तो क्या चीज़ है, हाफ मार्क्स कट जाएंगे, इतने मार्क्स कट जाएंगे। बच्चे बोलते हैं भाई यूनिट नहीं लिखा बाकी सारे काम तो हो गए।
तो यूनिट की एक इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए कि यूनिट क्या क्या कर सकता है, क्या किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है, हम यूनिट बार बार लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कहते हैं। तो क्यू आ गया यहाँ पर आप किलो जूल्स में, जूल्स में नहीं है, तो जो पहले क्वेश्चन में हमने जूल्स में किया था, फिर किलो जूल्स में कन्वर्ट किया था, वो जरूरत नहीं, अब किलो जूल्स में डायरेक्टली। लेकिन ये किलो जूल्स है, किलो जूल्स पर मोल नहीं है, तो हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करना है। मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं? ग्लूकोज के। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 1.8 ग्राम्स इसका मास गिवन है, और इसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास जो आप कहते हैं, मोलर मास में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 मोल मास, तो ये होता है 180 ग्राम। ठीक है जी, और 180 ग्राम पर मोल बेहतर है, तो ये। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 180, अब ये कैलकुलेट किया, कितना बना? ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या बना? 0.01 मोल आ गया आंसर, क्योंकि ग्राम से ग्राम्स कैंसिल हुआ, मोल ऊपर बात पहुंच गई। ऐसे थोड़ी मोल्स, ऐसे थोड़ी यूनिट्स आप ड्राइव करते हैं। यूनिट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं अगर हम बगौर जायजा लें एक एक चीज़ का। ठीक है जी, अब बात बन रही है 0.1 मोल्स ग्लूकोज के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज पर मोल, हीट ऑफ कंबस्शन of glucose per mole। तो 28.1729 को हमने डिवाइड कर दिया 0.01 से, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 2817.29 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया आंसर। तो आप ऐसे कह सकते हैं डेल्टा एच नॉट कंबस्शन इज नेगेटिव 2817.29 किलो जूल्स पर मोल। इतनी हीट रिलीज हुई जब आपके पास 0.01 मोल, सॉरी, जब 1 मोल जो है आपके पास ग्लूकोज की कंबस्शन है। ठीक है जी, होपफुली ये बात आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने एक टॉपिक की तरफ जिसका नाम बनता है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल। अच्छा जी, बॉर्न हैबर साइकिल बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे तो नहीं कहूँ मैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मसले का सबब बनती है। उस मसले की वजह ये होती है, उन कन्फ्यूजन्स की वजह ये होती है कि बॉर्न हैबर साइकिल की जो सारी हिस्ट्री है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें सही मायनों में समझ ही नहीं आती। बॉर्न हैबर साइकिल कुछ भी नहीं है। बॉर्न हैबर साइकिल इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, एप्लीकेशन ऑफ हैजेस लॉ। जरा रिकॉल करें पुरानी चीजों को। हैजेस लॉ क्या था? हैजेस लॉ जो हम पढ़ते थे वो किस लिए पढ़ते थे? हैजेस लॉ का डिस्कशन होता था। हैजेस लॉ की अगर बात करें तो ये हीट ऑफ, लॉ ऑफ हीट समेशन था। अब लॉ ऑफ हीट समेशन में आप क्या करते थे? आप कैलकुलेट करते थे इंथैल्पीज, इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा आप डिस्कस करते हैं। और इसमें हमने ये बात भी पढ़ी थी कि बेसिक अरिथमेटिक मीन्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पीज के लिए। यही सब करते थे ना हैजेस लॉ में। अब देखें, एक मिसाल मैं देता हूँ जो मैं यूजली पहले देता था एमडी कैट के स्टूडेंट्स को बॉर्न हाइपर साइकिल पढ़ाते हुए।
कि ये है NaCl। अब बताइए कि भाई ये NaCl कितने स्टेप्स में बना, कितने स्टेप्स में बना। तो सब नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जवाब क्या देते थे कि सर ये बनता है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप ये होता है कि सोडियम कन्वर्ट होता है सोडियम आयन में बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया ही ये जाता है, बच्चों की गलती नहीं, सिलेबस की गलती आ जाती है बीच में। लेकिन अब वो गलती मेरे ख्याल से दुरुस्त हो गई होगी काफ़ी हद तक, काफ़ी सिलेबस के अंदर अब ये गलतियां दुरुस्त कर ली गई हैं। क्लोरीन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बन जाता है क्लोराइड आयन। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलके बना देते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, हो गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। लेकिन यहीं से जो है बॉर्न हेबर साइकिल की शुरुआत होती है। कि बॉर्न हेबर साइकिल क्या है भाई, एक्चुअली काम क्या था, हेज़ेस लॉ। हेज़ेस लॉ का काम ये था कि इट यूज्ड टू डिटरमिन द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। अब हेज़ेस लॉ को जब भी हम यूज करते हैं इंथैल्पी के लिए, तो हमने ऑब्जर्व किया कि हम दुनिया जहां की इंथैल्पीज फाइंड कर रहे हैं, हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड कर रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड कर रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, और भी जितने रिएक्शन है सबकी इंथैल्पीज फाइंड कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। कैसे सही चल रहा है भाई, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर, एक होता है थ्योरेटिकल वर्क और एक होता है एक्सपेरिमेंटल वर्क। हमेशा मैं आपको मिसाल देता हूँ स्टेचोमेट्री से, जो आप लोग पढ़ते हैं ना परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड में यही तो काम कर रहे होते हैं आप लोग। परसेंटेज यील्ड में आप क्या करते हैं कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन जो करवाया वो परफेक्ट तरीके से करवाया है, ये जो आपका वे ऑफ प्रोसीडिंग था वो बिल्कुल ही सही था, उसमें कोई एरर्स नहीं थे। परसेंटेज यील्ड से पता चलता है कि एक तो आप देखते हो कि जो आपने एक्सपेरिमेंट बाकायदा परफॉर्म किया है उसमें आप देखते हो कि भाई कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, और फिर वही एक्सपेरिमेंट वही रिएक्शन जो है आप क्या करते हो, थ्योरेटिकली देखते हो क्या हो गया इसको। थ्योरेटिकली आप देखते हो कि कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये आपने काम कर लिया स्टेचोमेट्री से, और ये आपने काम कर लिया एक्सपेरिमेंटली वाला प्रैक्टिकल वर्क से। तो अब देखिए इसमें फर्क क्या है, ये वो काम है, ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो होनी चाहिए, और ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो आई है। तो हम फर्क देख लेते हैं कि भाई कितना गलत है, हम कितना सही के करीब हैं, कितना गलत के करीब हैं, कितना सही से दूर है। तो इंथैल्पीज में भी ये हुआ कि भाई हमने इंथैल्पीज को कैलोरीमीटर के जरिए या जितने भी एक्चुअल मेथड से थर्मामीटर के जरिए हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली जो है इंथैल्पीज फाइंड करी, फिर हमने हेज़ेस लॉ के जरिए फाइंड करी। हेज़ेस लॉ में फिर जाहिर सी बात है स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे नहीं आएगा, जो थ्योरेटिकली वो हेज़ेस लॉ। अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क होता था ना, वो बताता था कि हम लोग कितने पानी में। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते थे कि भाई दुनिया जहाँ के सब्सटेंसेस की बात हो रही है सब में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये बात देख लें, थ्योरेटिकल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल के मुकाबले में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में तो एरर के चांसेस होते हैं। लेकिन जब भी हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते थे, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर कहानी कुछ और जाती थी। अब वो कहानी क्यों जाती थी ऐसे, वो समझ नहीं आ रहा था। तो उसकी समझ कैसे आई कि उनको ये आइडिया हुआ कि ये जो सारी कहानियां हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की, वो पढ़ी गलत है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बॉर्न हेबर साइकिल इज बेसिकली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, या बेहतर है तो ये कहें कि फॉर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। बाइनरी से मुराद जो दो एलिमेंट से मिलके बने, दो एटम से मिलके बने, फॉर आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बॉर्न हेबर साइकिल सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आयोनिक कंपाउंड में फिर से एग्जांपल है NaCl की,
अब NaCl बनता कैसे? NaCl के आते हैं 5 स्टेप। पहले हम लोग पढ़ते थे 3 स्टेप, यहाँ पे गड़बड़ होती थी कि 3 स्टेप्स की इंथैल्पीज को सम अप कर रहे हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल से मैच ही नहीं कर रही है, वो बहुत ही कम बन रही है, बहुत ही अजीब बन रही है, कुछ अलग सीन बन रहा है। तो भाई पता चला कि सोडियम को और क्लोरीन को हम लोग सही तरीके से पढ़ ही नहीं पा रहे। सोडियम होता है एक मेटल, ये पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ उसी सूरत में कि जब ये वेपराइज, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन पहली चीज है। दूसरी चीज कि जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन तो डायटोमिक स्टेट में होता है। हम लोग कैसे कह देते हैं कि भाई एक क्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब यह है कि उसको डिकम्पोज होना जरूरी है। आयोनाइजेशन कह लें आप, सॉरी, ठीक है, आयनाइजेशन में कह रहा हूँ, डिसोसिएशन कह लें या डिकम्पोजिशन कह लें, बॉन्ड टूटना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर लेंगे कि भाई हमने यहाँ पे हाफ क्यों लगाया, यहाँ पे 2Cl भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हम लोग जो है स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं, हमें 1 मोल चाहिए, हर प्रोडक्ट 1 मोल चाहिए, इसलिए ये ऐसे ही चलता है। ये गैशियस स्टेट पहले से थी, ये गैशियस स्टेट बाद में भी रही। ये वो 2 स्टेप थे जो पहले लोग मिस करते थे, जिसकी वजह से हैज़ेस लॉ से एग्जैक्टली करेक्ट हमें वैल्यू मिलती ही नहीं थी। अब ये 2 स्टेप्स ऐड हो गए तो हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, एक इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ गया और एक इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आ गया। फिर तीसरा स्टेप क्या है? सोडियम जो आपके पास गैसियस स्टेट में मौजूद है, अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आप नाम दे देंगे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the valence shell of a metal atom or the valence shell of an atom। ये आपके पास यहाँ पे आई मेंशन करते हैं, ये गैशियस स्टेट में ही रहा, गैशियस आयन। चौथे स्टेप में आपके पास जो क्लोरीन एटम है गैशियस, ये बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है जो सोडियम की जानिब से निकला था। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो गई। तो मैं ई ए या फिर सिंपल ई लिख दूं, एफिनिटी लिख दूं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दूं। और पांचवा स्टेप ये बना कि सोडियम आयन गैसियस है, क्लोराइड आयन गैसियस है, और इस पे हमारे पास सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन हो गए। अभी जहन में रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बना है, ये न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन इनसाइड द यूनिट आप देखें कि चार्जेस मौजूद हैं, इनसाइड द यूनिट चार्जेस मौजूद हैं। ये तमाम बातें अगर आप जहन में रखेंगे तो देखिए आगे चल के हम काम आसान रहता है। मैं एक चीज पे बहुत ही जोर देता हूं कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, देखिए सही तरीके से पढ़। आसान करने के लिए गलत तरीके से पढ़ाना या चीजें ना बताना, गलत तरीका तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीजें हम नहीं बताते बच्चों को, कि भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या बच्चे सवाल करना शुरू कर देंगे, मेरा ये टॉपिक भी रह जाएगा, तो हम लोग बच्चों को बहुत सारी चीजें बताते ही नहीं। हम लोग से मुराद, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम कुछ चीजें छुपा लेते हैं, कुछ चीजें गलत बता देते हैं वक्ती तौर के लिए। तो उससे आगे चल के
किसी नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट ग्रेड में 2 साल बाद 3 साल बाद कहीं ना कहीं बच्चा आके बोलता है भाई हमने ये पढ़ा था, अब क्या मसला है। तो वो चीज फिर बच्चों को ये सोचने में मजबूर करती है कि भाई ये केमिस्ट्री सब्जेक्टिव है। हालांकि अगर आप हर एक चीज को शुरू से सही तरीके से पढ़ें तो बहुत आसान है। अब देखिए ये स्टेप में क्या है, ये लेटिस एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, लेटिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेटिस एनर्जी में इधर लिखता हूँ। तो अब कहानी क्या है, मैं ये सारी बातें अभी मैंने क्यों करी, उसकी वजह ये थी कि ये सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं, ये एटम्स नहीं है, ये आयंस है। ये एक लैटिस की फॉर्मेशन करवा रहा है और इसमें आप देख लें चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो चार्ज ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट भी करेगा। तो ये सोडियम जो है क्लोराइड्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये क्लोराइड्स को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से हर क्लोराइड को देखें, हर क्लोराइड फिर सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। मे बी पॉसिबल ये मेरी रिप्रेजेंटेशन गलत हो, लेकिन हर सोडियम की सराउंडिंग में 6 क्लोराइड और हर क्लोराइड की सराउंडिंग में 6 सोडियम होते हैं। तो 6:6 बनता है, तभी 1:1 की बात होती है। तभी NaCl का फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक है जी, हम सिंपलेस्ट रेशो में बात करते हैं और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यही इंपेरिकल है, यही मॉलिक्यूलर। अब भाई सवाल ये उठ सकता है कि NaCl इंपेरिकल है तो Cl6 मॉलिक्यूलर क्यों नहीं है। तो भाई क्योंकि इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत सारे यूनिट्स, लैटिस यूनिट्स आपस में कंबाइंड होते हैं। एक लैटिस यूनिट में क्या होगा कि एक सोडियम की सराउंडिंग में छह क्लोराइड होंगे या एक क्लोराइड की सराउंडिंग में 6 सोडियम होंगे। ऐसे हजारों या लाखों की तादाद में यूनिट्स होंगे, तब जाके आपको एक क्रिस्टल दिखता है सोडियम क्लोराइड का। अब ये तमाम चीजें अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आगे चल के आपको आयनिक बॉन्डिंग पढ़नी है, वो भी आपके लिए मसले की बात नहीं होगी। क्या आप कहेंगे कि भाई क्यों सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स अरेंज हुए हैं। तो मेल्ट करने का मतलब ये है कि हर बॉन्ड को तोड़ना, एक क्रिस्टल अरेंजमेंट है। तो बॉन्ड को तोड़ना, कितने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होती है, हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस फॉर आयोनिक बॉन्ड्स, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तब देखिए 5 स्टेप्स होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि बॉन्ड हैबर साइकिल में आपको ये 5 स्टेप्स को याद करना है, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, एफिनिटी और लेटिस एनर्जी। ठीक है जी, अब जरा सीरियस होकर बात करते हैं, यानी कि आप कैलकुलेशन पे बात करते हैं। तो पहला स्टेप है सोडियम का सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। ये नाम मैंने लिख दिए है ना, तो याद रख लेंगे आप लोग। तो कहानी क्या बढ़ती है कि ये जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसकी वैल्यू है +108 किलो जूल्स पर मोल। प्लस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये है डिसोसिएशन। इस डिसोसिएशन को देखें तो ये क्या हो गया, डिसोसिएशन को मैं डी कह दूं या डी कह दूं, ठीक है, डी कह दूं, ये भी एंडोथर्मिक होगा क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 121 किलो जूल्स पर मोल। इसको एटमाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि 1 mole ऑफ एन एटम is being formed from its elemental state. This is known as atomization. फिर इसको देखें, ये हो गया आयोनाइजेशन, तो इसको आई से रिप्रेजेंट कर दूं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हो गई आपके पास +496 किलो जूल्स पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक ही होती है। फिर आ जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये एनर्जी रिलीज हो गई 349 किलो जूल्स पर मोल। फिर
यहां पे कहानी आई कि ये जो लेटिस एनर्जी है ये कितनी हुई। कितना ही मुश्किल काम है, ये सारी चीजें है ना, ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद तो हैं, सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करें भाई? टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपके पास आएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, enthalpy of decomposition plus enthalpy of ionization, enthalpy of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंथैल्पी। हाँ ये चार स्टेप होगा ना, चार स्टेप की बात। सॉरी, पांचवा स्टेप भी तो है लैटिस, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ये कहानी। अब इसके ऊपर डिस्कशन ये होता है कि भाई इंथैल्पी ऑफ लैटिस कैलकुलेट करनी, तो आपको टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन NaCl, जो NaCl के ऊपर बात हो रही है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है? -411 किलो जूल्स पर मोल। अब आपके पास ये आ गया -411, ये इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितनी है? +108, ये हो गया डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन +121 प्लस आयनाइजेशन +496, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया -349, और लेटिस आपने कैलकुलेट करना है, ऐसा ही है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस इंथैल्पी ऑफ लैटिस। अब ये सब नेगेटिव साइन जो वाले थे इनको मैं अलग से यहाँ पे ऐसे करके नेगेटिव करके लिख देता हूँ, या फिर नहीं भी ज़रूरत, ऐसी कहानी चल सकती है आपकी। अब इंथैल्पी ऑफ लैटिस कैलकुलेट करना है, ये आपके पास मौजूद है, तो आपके पास हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ लैटिस इज इक्वल्स टू -411, और ये सारी जो वैल्यूज थी ये दूसरी साइड पर की क्या हो जाएंगी? ये माइनस हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, और जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी, ऐसे ही चलेगा। तो ये आपके पास हो गया -108, -121, -496 +349। आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास क्या वैल्यू आती है? आपके पास वैल्यू आ जाएगी -787 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, ये आपके पास कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी की बात हुई। लेकिन बॉर्न हैबर साइकिल यहाँ पे भी नहीं रुकता, बॉर्न हैबर साइकिल की कहानी कुछ और है। बॉर्न हैबर साइकिल आपको ये कहता है कि आपने उसको ड्रॉ करके दिखाना है, आपने ये तमाम बातें ड्रॉ करके दिखानी। ड्रॉ करके कैसे दिखाएंगे? एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए पूरी साइकिल की सूरत में। अब ये जो सारा काम आपने कर लिया ना, इसको अब आप साइकिल की सूरत में कैसे दिखाएंगे? ये असल काम तो ये होता है बॉर्न हैबर साइकिल में कि आपने लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है या फिर कोई एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी एक स्टेप में। कहानी किस तरीके से लेके चलेंगे? आप इस तरीके से लेके चलेंगे कि पहले आपने जहन में ये रखना है कि जितने भी एंडोथर्मिक स्टेप्स होंगे उनमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब हुई तो हीट क्या होगी? इंक्रीज। और जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट होती है रिलीज, तो हीट क्या होगी? डिक्रीज। ऐसे ही होगा। अब चलते हैं एक एक स्टेप डिस्कस।
5 स्टेप्स को किस तरीके से लेके चलेंगे। सोडियम आपके पास सॉलिड मौजूद है और हाफ मोल्स ऑफ क्लोरीन डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये कन्वर्जन होगी पहले स्टेप की कि सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। फिर कहानी आगे जाएगी, क्या जाएगी कहानी आगे कि ये जो डायटोमिक क्लोरीन है ये कन्वर्ट होगा मोनोएटॉमिक में। तो भाई ये गैसियस अपनी जगह पे रहा और ये हो गया मोनोएटॉमिक गैसियस। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। फिर कहानी किस तरीके से बढ़ेगी कि भाई अब आपके पास जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऊपर जगह कम दिख रही है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सोडियम हो गया मोनोएटॉमिक आयन, गैसियस आयन। और आपके पास कहाँ तक बात जाएगी, अब इसको मैं थोड़ा सा गैप करके लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आया है और फिर क्लोरीन का गैसियस जिसे बोलते हैं मोनोटॉमिक स्टेट। ये 1, 2 और 3 स्टेप जो कि सारे एंडोथर्मिक थे। अब एक्सोथर्मिक पे बात जाती है। एक्सोथर्मिक के लिए इसी को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से यूज करूं कि ये हो गया आपके पास सोडियम मोनोएटॉमिक आयन, गैसियस आयन। और फिर ये क्लोरीन से हो गया क्लोराइड आयन। मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूं तो यहाँ पे हमने बात करी किस चीज की, यहाँ पे डिस्कशन हुआ डिसोसिएशन का, सॉरी सब्लिमेशन का। फिर यहाँ पे डिस्कशन हुआ डिसोसिएशन का, यहाँ पे आयनाइजेशन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब कहानी किस तरीके से आगे जाएगी, अब कहानी जाएगी लैटिस एनर्जी पे। तो ये सोडियम और क्लोराइड ये सॉलिड बन गया और ये स्टेप कौन सा हुआ आपके पास, लैटिस एनर्जी। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा ऊपर करके बना दूं तो मैं इजीली रिप्रेजेंट कर दूंगा किस चीज को। ये हो गया भाई Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल है, सॉलिड स्टेट है। अब आपके पास ये क्या बन गया, अब ये मैं शो कर दूं कि ये आप वन स्टेप में भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से, या फिर आप ओवरऑल स्टेप्स को काउंट करें। तो ये जो साइकिल शो की जाती है, साइकिल ड्रॉ की जाती है, ये होती है असल में आपके पास क्या कहते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, इसको और थोड़ा बेहतरीन अंदाज से रिप्रेजेंट करूं अगर मैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और परफेक्ट अंदाज से रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे लिख दूं कि भाई यहाँ पे NaCl बन गया। ठीक है, और यही मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि ये भी यही बात बता रहा था कि भाई NaCl यहाँ पे बनेगा, ये वो स्टेप है। और अगर आप यहाँ पे ये देख लें तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी थी, -411 किलो जूल्स। और आपने फिर हर स्टेप की इंथैल्पीज लिखते जानी है। भाई पहले स्टेप की सब्लिमेशन की इंथैल्पी क्या थी, सब्लिमेशन की इंथैल्पी आपके पास थी 108। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अभी सारी इंथैल्पीज में लिखते जाता हूँ। ये आपके पास हो गई +108, ऐसा ही है। फिर डिसोसिएशन की बारी आई तो डिसोसिएशन पे क्या थी इंथैल्पी, डिसोसिएशन पे आपका इंथैल्पी थी
+1 2 1। आप प्रॉपर इंथैल्पी का साइन सिंबल बना के भी लिख सकते हैं। फिर ये आयनाइजेशन पे कितनी थी, +496 किलो जूल्स में लिखते जाऊँ, किलो जूल्स पर मोल। मैंने नीचे नहीं लिखा, ये सब रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हो गया आपके पास -349 किलो जूल्स पर मोल। और फिर ये लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी आपके पास कितनी बनी, हमने कैलकुलेट की थी -787 किलो जूल्स पर मोल। ये हो, तो बॉर्न हैबर साइकिल में बेसिकली आपने 2 से 3 काम करने होते हैं। पहले काम कि आपको सारे स्टेप्स मालूम हो, दूसरा ये कि आपने उन सारे स्टेप्स में से कोई एक स्टेप अननोन होगा, इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और तीसरा काम ये कि भाई उन सारे स्टेप्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना जानते हो। तो उसके लिए आप ये याद रख लें कि 3 एंडोथर्मिक स्टेप्स है, सबका एरो ऊपर बनेगा, 2 एक्सोथर्मिक स्टेप्स है, दोनों का एरो नीचे की जाने आएगा। ठीक है जी, ऐसा ही है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे थ्योरेटिकली हमारे सारे डिस्कशन चैप्टर के हो चुके हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज।